हाय एवरीवन, ऐसे आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होगी। तो बिल्कुल जो हमने एंशंट हिस्ट्री के जो 100 एमसीक्यूज किए थे वो हमने कंप्लीट किए हैं। तो आज हम मिडिवल हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम 100 एमसीक्यूज करेंगे और उसमें हम 4 सेट्स में इसको डिवाइड करेंगे, सेट 1, 2, 3 एंड 4। तो आज इसका सेट 1 होगा जहाँ पे अराउंड 25 टू 30 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। जो जनरली जब मिडिवल हिस्ट्री में जो पहला टॉपिक होता है वो प्री मिडिवल एरा होता है जहाँ पे थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। देन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत, जहाँ पे आपको खिलजी डायनास्टी है, तगलुक डायनास्टी है, वो जो 5 डायनास्टीज हैं उनके बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो उसी को ज्यादा हम मद्देनजर रखेंगे क्योंकि उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं आपके एग्जाम में सवाल आने को। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहला जो सवाल है जो अर्ली मिडिवल पीरियड का है, द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल वाज प्राइमरली फॉट फॉर द कंट्रोल ऑफ विच रीजन। जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुई थी वो किस रीजन के लिए हुई थी, बताओ किस कहां पे कंट्रोल करने के लिए वो स्ट्रगल हुई थी, बताओ। सो इट वाज बेसिकली कन्नौज। ठीक है, कन्नौज वाज द सिटी जो बेसिक था किसके लिए, इस स्ट्रगल के लिए, इस लड़ाई के लिए। ये जनरली किन किन के दरमियान ये लड़ाई हुई थी, पालास के दरमियान, प्रत्यारास के दरमियान और राष्ट्रकूटास के दरमियान। सो दीज वर द थ्री पावर्स जिनके दरमियान ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुई थी। किसके कंट्रोल के लिए, कन्नौज के कंट्रोल के लिए, जो कि स्ट्रैटेजिकली और कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट थी ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट, which dynasty played a key role in reviving and supporting Nalanda University during the early medieval period? यह सवाल हमने एंशंट हिस्ट्री में पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो कब एस्टेब्लिश हुई थी, बताओ। एंशंट हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो कब एस्टेब्लिश हुई थी, गुप्तास के दरमियान, गुप्ता पीरियड के दरमियान। किसने इसको एस्टेब्लिश किया था, कुमार गुप्ता फर्स्ट ने, इंपॉर्टेंट है। बट जो अर्ली मिडिवल पीरियड था तब ये रिवाइव हुई थी और सपोर्ट हुई थी किस डायनास्टी के दरमियान, पाला डायनास्टी के दरमियान। पाला डायनास्टी के दौर में ये यूनिवर्सिटी को फिर से रिवाइव किया गया। लाइक जो रूलर्स थे धर्मापाल एंड देवपाल, उनके दौरान इस जो यूनिवर्सिटी थी इसको फिर से रिवाइव किया गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट है नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, बिहार में है। किसने इसको, कब ये एस्टेब्लिश हुई थी, गुप्ता पीरियड के दरमियान। किसने, कुमार गुप्ता ने। उसके बाद अर्ली मिडिवल पीरियड में इसको रिवाइव किसने किया, पाला डायनास्टी ने। ठीक है, नेक्स्ट, द फेमस कैलासा टेम्पल एट एलोरा वाज बिल्ट बाय विच रूलर। किस रूलर ने इसको बिल्ट किया था, बताओ। सो इट वाज कृष्णा फर्स्ट जिसने इस कैलासा टेम्पल को बिल्ट किया था। इट इज बेसिकली मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्ट है जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है। किसने इसको बिल्ड किया था, कृष्णा फर्स्ट ने, एंड ही वाज अ राष्ट्रकूटा किंग। ठीक है, नेक्स्ट, द टर्म सामंथा इन द अर्ली मिडिवल पीरियड रेफर टू। सामंथा एक टर्म है जो किनको कहा जाता था, बताओ। फार्मर्स, रीजनल रूलर्स या मर्चेंट्स या रिलीजियस लीडर्स, बताओ। सो इट वाज रिलीजियस रूलर्स या इनको हम फ्यूडल लॉर्ड भी कहते हैं। क्या इनको क्या कहा जाता था, सामंथा कहा जाता था, या रीजनल रूलर्स या फ्यूडल लॉर्ड्स। जो कनकोड रूलर्स होते थे जो कि जो टेरिटरी को ऑक्यूपाई करते थे, फिर इन्हीं को कहा जाता था, क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिनल लैंडलॉर्ड्स और रूलर्स अंडर ए फ्यूडल सिस्टम। तो बेसिकली कहने का मतलब जो सामंथा टर्म है ये किन को रेफर किया जाता था, फ्यूडल लॉर्ड्स को। ठीक है, नेक्स्ट, विच डायनास्टी वाज नोन फॉर इट्स मैरिटाइम ट्रेड एंड नेवल पावर, बताओ। ये शायद हमने एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ा था। तो चोलास जो थे दे वर द पीपल जो मैरिटाइम ट्रेड या नेवल पावर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इनको जाना जाता था बिकॉज इनकी जो है नेवी बहुत स्ट्रांग थी विच हेल्प्ड देम टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द इंडियन ट्रेड रूट्स। तो इनका जो इन्फ्लुएंस था वो साउथ ईस्ट एशिया पे बहुत एक्सपेंड हुआ था, जिसमें श्रीलंका आता है, जो माले पेनिनसुला आता है। तो वहां तक इनका इन्फ्लुएंस बढ़ा, किनका, चोलास का। किसके लिए जाने जाते थे, स्ट्रॉन्ग नेवी के लिए। एंड दैट इज द रीजन दे वर नोन फॉर मैरिटाइम ट्रेड एंड नेवल पावर। नेक्स्ट, तो ये है जी आपके दिल्ली सल्तनत, जहां से हम इससे एमसीक्यूज करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो बताओ, आपने जो दिल्ली सल्तनत की जितनी भी डायनास्टी थी उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इसमें ऑर्डर करना है, बताओ, अरेंज करना है। बताओ, पहले कौन सी डायनास्टी, उसके बाद कौन सी थी, उसके बाद कौन सी थी, उसके बाद कौन सी थी, बताओ। सो द
chronological order of Delhi Sultanate is like this. पहले स्लेव डायनास्टी आई थी, ममलूक डायनास्टी आई थी, which was from 1206 to 1290. Then खिलजी डायनास्टी आती है 1290 to 1320. Then तागलुक डायनास्टी आती है जो कि 1320 से लेके 1414 तक राज करती है. उसके बाद यहाँ पे सईद डायनास्टी आती है जो बहुत कम टाइम तक होती है. सईद डायनास्टी जो होती है दैट इज 1440 से लेके 1451 तक होती है. ठीक है, काफी कम टाइम तक हुकूमत करती है. जो लास्ट में जो इनकी डायनास्टी होती है लोधी डायनास्टी जो 1451 से लेके 1527 तक होती है. अब इनको याद रखने के लिए एक ट्रिक है वो आप याद रखेंगे. गुल खिले तो सांस लो, ये ट्रिक है इनका हायरार्की अगर आपको याद रखना है. अब गुल क्या है, गुलाम है. तो ये जो स्लेव डायनास्टी थी इसको ममलूक डायनास्टी भी कहा जाता है और उनको गुलामिज भी कहा जाता है. ठीक है, तो गुल का मतलब है गुलामिज, खिल का मतलब है खिलजी डायनास्टी, टीओयू तो का मतलब है तगलुक डायनास्टी, सांस का मतलब है सईद डायनास्टी एंड लो का मतलब है लोधी डायनास्टी. इनका जो पीरियड है वो भी इंपॉर्टेंट है. जो ममलूक डायनास्टी का पीरियड कहाँ से कहाँ तक था, देन खिलजी डायनास्टी, देन तगलुक डायनास्टी, देन लोधी डायनास्टी. इनका आपको पीरियड भी याद रखना है. ठीक है, एंड यस फाउंडर भी आपको याद रखना है. फाउंडर क्या है इसका, खिलजी डायनास्टी के फाउंडर कौन था, बताओ बताओ इसका फाउंडर कौन था. स्लेव डायनास्टी का कौन था, तगलुक डायनास्टी का कौन था, लोधी डायनास्टी का कौन था, और क्या है, कौन सी डायनास्टी, सईद डायनास्टी उसका कौन था. तो हम हायरार्की में पढ़ेंगे किसका जो फाउंडर था वो कौन था. पहले हम देखेंगे जो क्या है स्लेव डायनास्टी. स्लेव डायनास्टी का फाउंडर कौन था, इट वाज कुतुबुद्दीन ऐबक. हालांकि हम एमसीक्यूज के जरिए पढ़ेंगे. कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनास्टी. ठीक है, उसके बाद कौन सी डायनास्टी आती है, खिलजी डायनास्टी. कहाँ गए खिलजी डायनास्टी, इसका जो था इट वाज जलालुद्दीन खिलजी. जलालुद्दीन खिलजी. देन वी हैव तगलुक डायनास्टी, इसका कौन था, गयासुद्दीन तगलुक. गयासुद्दीन तगलुक. देन वी हैव सईद डायनास्टी. सईद डायनास्टी का कौन था, इट वाज क्या बोलते हैं खजर खान. एंड देन वी हैव लोधी डायनास्टी, इसका कौन था, बहलूल लोधी. ठीक है, तो ये चार 500 के 5 डायनास्टीज आपको हायरार्की में याद होनी चाहिए. इनका फाउंडर कौन था, इनका टाइम पीरियड कौन था, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए. बाकी जो इनके दौर में क्या क्या हो हम आगे एमसीक्यूज के जरिए पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्या है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज नोन एज ए जिले इलाही, बताओ किस सुल्तान को कहा जाता था जिला इलाही, जिसको हम शैडो ऑफ गॉड भी कहते हैं. सो इट वाज बालबन. बालबन को कहा जाता है जिले इलाही जिसका मतलब है शैडो ऑफ गॉड, टू reinforce his divine right to rule and strengthen the position as सुल्तान. ठीक है, नेक्स्ट हु वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत. अब बताओ दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन था. ओब्वियसली जो दिल्ली सल्तनत की पहली डायनास्टी होगी जो उसका फाउंडर होगा वही ओब्वियसली दिल्ली सल्तनत का फाउंडर भी होगा. बताओ. सो इट वाज कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मैंने अभी बोला था. जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ही वाज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी और उसने दिल्ली सल्तनत को फाउंड किया 1206 में आफ्टर गोरीज असोसिनेशन. एंड फिर उसने अपने आप को जो है सुल्तान डिक्लेयर किया. ही established the first Muslim dynasty in India and Qutbuddin Aibak was the founder of Slave dynasty, जो पहली डायनास्टी थी दिल्ली सल्तनत की. देन विच सुल्तान बिल्ट द हाउस खास वाटर रिजर्वायर इन दिल्ली. किस सुल्तान ने हाउस खास जो वाटर रिजर्वायर है दिल्ली में फाउंड किया था, सॉरी बिल्ट किया था. सो इट वाज अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी डायनास्टी से बिलोंग करता है उसने हाउस खास जो है बिल्ट किया दिल्ली में सो दैट टू प्रोवाइड वाटर टू हिज ग्रोइंग कैपिटल सिटी. इट रिमेन्स अ हिस्टोरिकल साइट इन दिल्ली टुडे. ठीक है, नेक्स्ट विच रूलर इंप्लीमेंटेड द मार्केट रिफॉर्म्स ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत. तो किसने दिल्ली सल्तनत के दौरान मार्केट रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया. बालबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तगलुक, फिरोज शाह तगलुक. बताओ. So it was अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी was the very important ruler in the Delhi Sultanate, जिसके बारे में आपको सवाल पूछे जा सकते हैं. तो he was the one जिसने जो है मार्केट रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया सो दैट की जो होर्डिंग है
इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। एंड उसने एस्टैब्लिश किया स्टेट कंट्रोल मार्केट सिस्टम, जिसमें कि जो एसेंशियल कमोडिटीज थी उनको इसका जो प्राइस था उसने उसको फिक्स किया। एंड ही अपॉइंटेड स्टेट ऑफिशियल्स, इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए इसने ऑफिशियल्स को भी अपॉइंट किया था। सो ही हु वाज द इसने मार्केट रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया दिल्ली सल्तनत में, इट वाज अलाउद्दीन खिलजी। क्यों? क्योंकि जो इन्फ्लेशन था, प्राइसेस था, होर्डिंग को कर्व करने के लिए उसने ये चीज़ें की थी। हु वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये आपको पता होना चाहिए। हु वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, इट वाज रजिया सुल्ताना, ठीक है। रजिया सुल्तान जो किसकी डॉटर थी? इल्तुतमिश की डॉटर थी। शी वाज द फर्स्ट एंड ओनली वुमन टू असेंड द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत। उसका जो रीन था, दो इट वाज अ ब्रीफ बट एक नोटेबल पीरियड माना जाता है फीमेल लीडरशिप के लिए इस इंडियन हिस्ट्री में जो है। दो इसने बहुत कम टाइम तक हुकूमत करी थी, क्योंकि ये फीमेल रूलर थी तो इसको पढ़ा जाता है इंडियन हिस्ट्री में, इसके सिग्निफिकेंट रोल है। नेक्स्ट, हु वर द फर्स्ट रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत टू इंट्रोड्यूस पर्शियन एज अ कोर्ट लैंग्वेज? कौन से पहले ऐसे रूलर्स थे? हालांकि ऑप्शन में डायनास्टी दी है तो डायनास्टी आप बताइए, तो जिन्होंने पर्शियन को एज कोर्ट लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया था, बताओ। सो इट वाज स्लेव डायनास्टी। स्लेव डायनास्टी में कौन कौन? इल्तुतमिश और बालबन, उन्होंने पर्शियन को एज ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया था फॉर कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एनहांसिंग कल्चरल इंटीग्रेशन विद द पर्शियनाइट वर्ल्ड। तो किन के दौर हुकूमत में जो है पर्शियन को एज कोर्ट लैंग्वेज इंप्लीमेंट किया गया? स्लेव डायनास्टी में। स्लेव डायनास्टी में कौन से रूलर थे? इल्तुतमिश एंड बालबन। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम? इक्ता सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था? काफी इंपॉर्टेंट है, बताओ। अगेन इट इज इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया इक्ता सिस्टम को। वाया रेवेन्यू फ्रॉम असाइन्ड टेरिटरीज वाज कलेक्टेड बाय गवर्नर्स, जिनको इक्तदार कहा जाता है, जो कि ट्रूप्स को मेंटेन किया जाता था फॉर द सुल्तान। तो इक्ता सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ था? इल्तुतमिश के दौर हुकूमत में, ठीक है। द स्लेव डायनास्टी वाज आल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? ये हमने पहले भी पढ़ा था। जो स्लेव डायनास्टी थी इसको क्या कहा जाता है, बताओ। सो इट वाज ममलूक डायनास्टी। स्लेव डायनास्टी को ही ममलूक डायनास्टी कहा जाता है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको एस्टैब्लिश किया था। एंड ममलूक डायनास्टी कहा जाता है, और उसको गुलामज भी कहा जाता है, जो हमने पहले पढ़ा था। गुलामज भी कहा जाता है क्योंकि अल्टीमेटली ये जो स्लेव्स ही थे। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ दीवानी अर्ज? बताओ, अब दीवानी अर्ज जो था ये कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? दीवान अर्ज वाज इंट्रोड्यूस बाय बालबन, ठीक है। बालबन ने जो है एक ऑफिस इंट्रोड्यूस किया दीवान अर्ज, जिसका मकसद था, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो सुल्तान की आर्मी थी और उसकी लॉजिस्टिक्स को मेंटेन करना, ठीक है। तो दीवान अर्ज इज रिलेटेड टू आर्मी, ठीक है। किसने इंट्रोड्यूस किया था? किसने इसको पहले स्टार्ट किया था? बालबन ने। व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत जो है इसका जो डिक्लाइन हुआ था, इसका मेन रीजन क्या था? फॉरेन इन्वेजन्स, वीक रूलर्स, या इकोनॉमिक क्राइसिस, या ऑल ऑफ दैट, बताओ। सो बेसिकली जितने भी ऊपर फैक्टर्स थे ये सारे के सारे रेस्पॉन्सिबल थे दिल्ली सल्तनत की डिक्लाइन के लिए, जिसमें कि इन फॉरेन इन्वेजन्स भी हुए थे, जो रूलर्स थे वो फिर वीक होते गए, एंड जो इंटरनल स्ट्रैप्स और रूलर्स के दरमियान इंटरनल जो लड़ाई होती थी वो भी हुई, एंड जिसकी वजह से इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी भी हो गई। एंड ये जितने भी जो रीजन्स थे ये सारे के सारे कंबाइन होके जो है इससे जो है दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन हुआ। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान्स इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ पर्शियन स्टाइल कोर्ट? अब बताओ किसने इंट्रोड्यूस किया था? बालबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। सो इट वाज बालबन। सो बालबन वाज द वन जिसने पर्शियन कोर्ट जो रिचुअल्स होते थे उनको इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कि एक जमीन बोस का एक कंसेप्ट था। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। जमीन बोस का मतलब क्या था? प्रो प्रोस्ट्रेशन बिफोर द, मतलब कि जो सुल्तान के सामने झुकना, उसको हम बोलते हैं जमीन बोस। एंड इट वाज बेसिकली पर्शियन कोर्ट रिचुअल, जो किसने इंट्रोड्यूस किया था? बालबन ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो कहने का मतलब पर्शियन स्टाइल कोर्ट किसने इंट्रोड्यूस किया? बालबन ने, जिसमें कि एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जमीन बोस, जिसका मतलब होता है सुल्तान के सामने झुकना। हु इज क्रेडिटेड फॉर री इंट्रोड्यूसिंग एंड एनफोर्सिंग द जिजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत के दौरान जो जिजिया टैक्स था उसको किसने री इंट्रोड्यूस किया, उसको किसने एनफोर्स किया, जिसमें कि एक टर्म आती है
ब्राह्मण्स पे भी इसने इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया था। इनका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तगल्लुक, मोहम्मद बिन तगल्लुक। सो इट वाज बेसिकली फिरोज शाह तगल्लुक। फिरोज शाह तगल्लुक वेल कुतुबुद्दीन ने जो है, अगर हम कह सकते हैं जिजिया जो टैक्स था वो पहले इंट्रोड्यूस किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने नॉन मुस्लिम्स पे, बट फिरोज शाह तगल्लुक ने बेसिकली इनको फिर क्रेडिट दिया जाता है, फिरोज शाह तगल्लुक को ही ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है कि उसने जो है इसको फिर से एनफोर्स किया, एक इंट्रोड्यूस किया, री इंट्रोड्यूस किया इस विगोरसली, ठीक है। एंड इसने फिर जो ब्राह्मण्स थे उन पे भी इसने एक्सटेंड किया इसको, एंड हु वर प्रीवियसली एग्जाम्ड, पहले उन पे जो है ये टैक्स नहीं लिया जाता था, बट इट वाज फिरोज शाह तगल्लुक who actually extended this to ब्राह्मण्स। एंड एक स्ट्रिक्ट एंड ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी थी जो फिरोज शाह तगल्लुक थी, सो डैट के अपहोल्ड द शरिया लॉ, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो जिजिया टैक्स था उसको एक विगरसली जो है किसने इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज बेसिकली फिरोज शाह तगल्लुक, एंड ही आल्सो इंक्लूडेड ब्राह्मण्स इन दिस टैक्स, ठीक है। हु सक्सीडेड गयासुद्दीन तगल्लुक एज सुल्तान? गयासुद्दीन तगल्लुक के बाद कौन सा सुल्तान आया था, बताओ। सो इट वाज मोहम्मद बिन तगल्लुक हु एक्चुअली सक्सीडेड गयासुद्दीन तगल्लुक, ठीक है। गयासुद्दीन तगल्लुक के बाद मोहम्मद बिन तगल्लुक आता जो इसका सन होता है, एंड ही बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली इन 1392, ठीक है। तो बेसिकली ये जो गयासुद्दीन तगल्लुक था, ही वाज द फाउंडर ऑफ तगल्लुक डायनास्टी। फिर जो मोहम्मद बिन तगल्लुक उसका बेटा होता है वो इसी को मार देता है, गयासुद्दीन तगल्लुक को ही मार देता है और खुद जो है सुल्तान बन जाता है। देन व्हाट वाज द रोल ऑफ नायब इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत? एक एक टर्म थी जिसका नाम था नाइब, इसका क्या रोल था दिल्ली सल्तनत की एडमिनिस्ट्रेशन में? मिलिट्री कमांडर, प्रोविंशियल गवर्नर, डिप्टी टू द सुल्तान या चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, बताओ। सो इट वाज डिप्टी टू द सुल्तान। नाइब बेसिकली होता क्या था, डिप्टी सुल्तान होता था, जो सुल्तान के बाद सबसे पावरफुल इंसान होता था वो यही नाइब ही होता था। ये एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल था जो कि सुल्तान का डिप्टी माना जाता था, जो उसको असिस्ट करता था एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में। अगर कभी कभार जो सुल्तान बीमार होता था या कोई और काम उसको होता था, ही वाज द वन, जो नायब होता था, ही वाज द वन हु वाज एक्टिंग एज अ सुल्तान, ठीक है। मतलब कि ही वाज द सेकंड हाई रैंकिंग ऑफिशियल आफ्टर सुल्तान। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत फ्रॉम लोधी डायनास्टी? लोधी डायनास्टी जो में जो है सबसे लास्ट रूलर कौन था, बताओ। इब्राहिम लोदी, बालबन, मोहम्मद बिन तगल्लुक, गयासुद्दीन तगल्लुक। इट वाज इब्राहिम लोदी। इसका फाउंडर कौन था लोधी डायनास्टी का? बहलूल लोधी। बहलूल लोधी वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनास्टी, और उसका जो लास्ट रूलर था वो दैट वाज इब्राहिम लोधी। एंड उसको फिर जो ओवरथ्रो किया बाबर ने, उसको डिफीट किया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, फिर जो है मुगल रूल यहाँ पे स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, विच सुल्तान शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? काफी इंपॉर्टेंट है। किस सुल्तान ने जो कैपिटल थी वो दिल्ली से जो है दौलताबाद शिफ्ट करी थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तगल्लुक, इल्तुतमिश, बालबन, बताओ। सो इट वाज मोहम्मद बिन तगल्लुक, जो तगल्लुक डायनास्टी से बिलोंग करता था। ही वाज द वन जिसने कैपिटल को मूव किया फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, ताकि वो जो है अपना एम्पायर कंट्रोल करे मोर इफेक्टिवली। बट फिर उसको रियलाइज हुआ कि जो ये एक इम्प्रैक्टिकल चीज है, तो इसने फिर उसको वापस मूव बैक किया दिल्ली में, ठीक है। तो दिल्ली से दौलताबाद किसने कैपिटल को शिफ्ट किया? मोहम्मद बिन तगल्लुक थी, बट उसने फिर कुछ टाइम के बाद फिर से उसको वापस बैक किया दिल्ली में, ठीक है। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली अडॉप्टेड द टाइटल सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड? सुल्तान ऑफ वर्ल्ड किसने अपने आप को टाइटल दिया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तगल्लुक, बाल बने इल्तमश, बताओ। सो अलाउद्दीन खिलजी वाज द वन जिसने अपने आप को क्या कहा? सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम सिकंदर सानी भी कहा जाता है, सो डैट कि अपनी जो सुपरमेसी को एम्फसाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये वाज द वन जिसने जो है अपने आप को सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड कहा, या सिकंदर सानी, अलाउद्दीन खिलजी ने। मोहम्मद बिन तगल्लुक's experiment with token coins failed mainly because of, मोहम्मद बिन तगल्लुक ने एक टोकन कॉइन्स लाए थे, बट जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल हुआ, बताओ क्यों? Minting of coins was not regulated. Too many coins were minted. There was a difference in the face value and intrinsic value of coins. या people did not use these coins, बताओ।
सो बेसिकली जो मोहम्मद बिन तगल्लुक था उसने टोकन कॉइन्स लाई थी, बट ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। रीज़न इसका ये था कि जो क्या बोलते हैं उसको, कहाँ गया वो, जो गोल्ड स्मिथ्स थे उसके टाइम में बहुत सारे जो सिटीजन्स थे वो गोल्ड स्मिथ्स थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फेक कॉइन बनाना स्टार्ट कर दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो मिंटिंग थी वो रेगुलेट नहीं हो पा रही थी। दैट इज द रीजन जो वैल्यू ऑफ कॉइन्स था वो डिक्रीज हो गया। तो जो मेन रीजन था ये जो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, जो मिंटिंग ऑफ कॉइन्स थी वो रेगुलेट नहीं हो रहा था। ये जो कॉइन्स किसकी होती थी, ब्रास एंड कॉपर की हुआ करती, जो मिंट होती थी, बट whose value were equal to gold and silver coin. This experiment failed because during this time most of the citizens were goldsmiths, hence they knew how to make coins. तो उनको पता था कि coins फेक coins कैसे जो है कॉइन किए जाते हैं, मिंट किए जाते हैं। so that is the reason ये जो मिंटिंग थी फिर इसको रेगुलेट नहीं कर पाए, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था फिर फेल हुआ। नेक्स्ट, विच सर्टेनी डायनास्टी लॉस्ट द लॉन्गेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो 5 डायनास्टीज हमने अभी पढ़ा इसमें जो लॉन्गेस्ट डायनास्टी थी बताओ कौन सी थी, बताओ। सो इट वाज तगलुक डायनास्टी, जिसका जो पीरियड था दैट वाज 1320 टू 1440, जिससे कि जो लॉन्गेस्ट रेनिंग डायनास्टी थी दिल्ली सल्तनत। तो ये सवाल भी आ सकता है, मैंने आपको बोला था कि आपको जो पीरियड था हर किसी डायनास्टी की वो आपको पता होना चाहिए, उसका फाउंडर कौन था, इसका पीरियड क्या था, एंड क्या बोला था, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने एमसीक्यू के जरिए पढ़ी तो वो भी आपको पता होनी चाहिए, और इनकी हायरार्की भी पता होनी चाहिए। द दिल्ली सल्तनत saw the maximum revenue generation from which source, जो दिल्ली सल्तनत थी इसमें जो मैक्सिमम रेवेन्यू होता था वो किस सोर्स से आता था, बताओ। लैंड टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेल ऑफ स्लेवेज, स्टेट मोनोपोलीज। सो इट वाज बेसिकली लैंड टैक्स। सो लैंड टैक्स जिसको हम खर्च कहते हैं, खर्च जिसको हम कहते हैं, ये एक प्राइमरी सोर्स हुआ करता था, एक मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेशन सोर्स हुआ करता था दिल्ली सल्तनत में, विच कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू सल्तनत फाइनेंसेस। तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू किससे आता था, लैंड टैक्स से। विच सुल्तान एस्टैब्लिश्ड द दीवान कोही टू प्रमोट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए एक डिपार्टमेंट जो है बनाया गया था जिसका नाम था दीवान कोही, तो ये किस सुल्तान ने एस्टैब्लिश किया, बताओ। सो इट वाज मोहम्मद बिन तगल्लुक, जिसने इस डिपार्टमेंट जिसका नाम था दीवान कोही इसको एस्टैब्लिश किया था टू प्रमोट एग्रीकल्चर एंड इंक्रीज द लैंड अंडर कल्टीवेशन। तो आप देख सकते हैं कि इसका मेन मकसद था कि जो लोन थे फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करना, ताकि वो इससे बाकी जो ज़मींदारी के लिए या बाकी चीज़ों के लिए चीज़ें लानी होती थी उनको वो लाए, एंड सो डैट की जो प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था वो बढ़े, एंड जो है उससे ओबियसली जो डायनास्टी थी, एम्पायर था, स्टेट थी, उसका जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, तो एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए एक डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया था जिसका नाम दीवानी कोई, एंड मोहम्मद बिन तगल्लुक एस्टैब्लिश्ड इट। ड्यूरिंग हुज रीन वाज द दीवानी अरज, आई थिंक ये हमने पढ़ा था, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है ना, ये सवाल हमने पढ़ा था। बालबन के टाइम में जो है दीवान अरज जिसने एस्टैब्लिश किया था, जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स था। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत इज नोन फॉर इंट्रोड्यूस द खर्च टैक्स ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये हमने खर्च टैक्स के बारे में अभी हमने पढ़ा, तो बताइए कौन सा जो ऐसा सुल्तान था जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया। सो इट वाज अलाउद्दीन खिलजी। देखो अलाउद्दीन खिलजी का काफी इंपॉर्टेंट रोल है दिल्ली सल्तनत में, यू हैव टू रीड अबाउट इट। अलाउद्दीन खिलजी वाज द वन जिसने खर्च टैक्स को इंट्रोड्यूस किया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे। ठीक है, फार्मर्स उनको कुछ पोर्शन भरना पड़ता था एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू द स्टेट। This tax was set at fixed rate, ensuring a stable revenue stream. The implementation of Kharaj tax was part of Alauddin's broader economic reforms aimed at increase the state revenue and controlling the market prices. ठीक है, तो जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी जाएंगी, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। Who was the first Sultan of Delhi to issue a silver coin called टांका, बताओ। सिल्वर कॉइन जिसका नाम टांका था किसने इंट्रोड्यूस की थी, सो इट वाज इल्तमिश, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो इल्तमिश वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली जिसने ये टांका इंट्रोड्यूस किया था जो कि सिल्वर कॉइन थी। ठीक है, एंड इट बिकेम द स्टैंडर्ड करेंसी ऑफ दिल्ली सल्तनत। सो दैट वाज द एंड ऑफ दिस स्लाइड। 30 एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए, जिसमें कि 25 एमसीक्यूज हमने दिल्ली सल्तनत पे डिस्कस किया, और 5 एमसीक्यूज हमने जो अर्ली मिडिवल पीरियड था उस पे हमने डिस्कस किया, क्योंकि दिल्ली सल्तनत काफी वास्ट है, इस पे चांसेस है आपके एग्जाम में सवाल आएंगे। ठीक है, और हमने एंशिएंट हिस्ट्री की जो पीडीएफ वो भी हमने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है, देन प्रोनाउन की पीडीएफ भी हमने शेयर कर दी है। अब इसके बाद ये जो मिडिवल हिस्ट्री हम कंप्लीट करेंगे इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है,
एंड 30 में से आपका कितना स्कोर आ रहा है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी क्वेरी होगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज वी आर नाउ हम हर किसी जो आपका जीएस का टॉपिक है उस पर हम एमसीक्यू लाएंगे। बाकी जो फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा है इंग्लिश का वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।